हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एडुकेशन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग फिजिक्स का वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं ना, क्लास 9th का, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 4th चैप्टर का रिवीजन कर लिया है। आज ये हमारा लास्ट चैप्टर है, दैट इज़ वर्क एंड एनर्जी। बिकॉज मैंने सबसे पहले साउंड चैप्टर का रिवीजन ले लिया था, जिसकी वजह से ये मेरा लास्ट चैप्टर है। लेकिन एनसीईआरटी बुक के हिसाब से अगर देखो, फिजिक्स के हिसाब से अगर आप बात करो, तो फिजिक्स का ये 4th चैप्टर है ना, दैट इज़ वर्क एंड एनर्जी। ओके, एंड साइंस की बुक में ये है चैप्टर 10। आप में से 60% बच्चों का तो एग्ज़ाम हो चुका है ऑलरेडी। जैसा कि मैंने पोल जनरेट किया था, तो उसमें ऑलमोस्ट 30% स्टूडेंट्स का अभी भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जो कि 30th ऑफ मार्च तक होने वाला है। तो उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। वैसे भी ये वर्क एंड एनर्जी चैप्टर वो बहुत ही इजी चैप्टर है। फिजिक्स के 500 चैप्टर में से सबसे इजीएस्ट चैप्टर है ये वर्क एंड एनर्जी। तो चलिए हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं और इसे बहुत ही अच्छे ढंग से समझते हैं। स्टूडेंट्स, फिजिक्स की एक ये खासियत होती है ना कि इसमें अगर आप न्यूमेरिकल्स पे अच्छे से अगर आप अपनी पकड़ बना लेते हो, तो इसमें आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। न्यूमेरिकल्स पर अगर आपकी पकड़ अच्छी है, न्यूमेरिकल्स को अगर आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, तो इसकी अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, तो इसके क्या फ़ायदे होते हैं कि इसकी वजह से आपको कंसेप्ट भी याद रहता है। सबसे पहली बात कि न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते रहने से फॉर्मूला याद रहेगा। जब फॉर्मूला याद रहेगा, तो वो जिस टॉपिक से रिलेटेड है, उस टॉपिक के पीछे का कंसेप्ट भी याद रहेगा, उसका डिफिनीशन भी आपको याद रहेगा, है ना। तो न्यूमेरिकल्स अगर आप अच्छे से करते हो ना, तो फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो जितने भी चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स हैं फिजिक्स के, उनके अगर आप न्यूमेरिकल्स के जो फॉर्मूला होते हैं, उन्हें आप बहुत अच्छे से अगर याद कर लो, और याद करने का क्या तरीका है कि आप उसे प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अभी तो बस हम ये एकदम लास्ट टाइम रिवीजन है, तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल हम लोग शॉर्ट वे में चलेंगे, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क क्या होता है। देखिए, हम लोग डेली लाइफ में ये जो चैप्टर है ना, इसमें जो 3 टॉपिक्स हैं, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये तीनों हम लोग अपनी डेली लाइफ में सुनते रहते हैं। हमेशा काम 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 सुनते रहते हैं, लेकिन डे टू डे लाइफ का जो काम होता है वो डिफरेंट होता है। हम जो भी मेंटल वर्क करते हैं, जो भी फिजिकल वर्क करते हैं, कुछ देर तक हम बैठे हुए हैं, तो उसे भी हम कहते हैं कि हमने काम किया, राइट। अगर हम कुछ सामान उठा करके पकड़े हुए हैं कुछ देर तक, तो वो भी वर्क होता है। लेकिन साइंस के टर्म में, फिजिक्स के टर्म में इसे हम वर्क डन नहीं कहते हैं। अगर ये बच्चा 5 मिनट तक 1 घंटे तक अगर ये बैठ करके कंप्यूटर पे कुछ कर रहा है, तो उसे हम अपने डे टू डे लाइफ में क्या कहते हैं कि इसने काम किया। लेकिन फिजिक्स में हम इसे वर्क डन नहीं कहेंगे। फिजिक्स में वर्क डन के लिए 2 कंडीशंस चाहिए होती हैं। सबसे पहला कि जिस भी ऑब्जेक्ट पे वर्क डन करना है, उस पर फोर्स अप्लाई होना चाहिए। अ फोर्स मस्ट अप्लाई ऑन एन ऑब्जेक्ट। सेकंड कंडीशन ये है कि इस फोर्स के अप्लाई करने पर उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होनी चाहिए, उसकी वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, तभी हम उसे कहेंगे वर्क डन। ठीक है, अब जैसे कि कोई भी ये ऑब्जेक्ट है, ओके, इस पे मैंने फोर्स अप्लाई किया, अब इस फोर्स की वजह से इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट आया, देन वी कॉल इट एज द वर्क हैज़ डन, अदरवाइज वर्क नहीं होगा। ओके, सो वर्क डन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट गेट्स डिस्प्लेस्ड थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होता है और उस फोर्स अप्लाई होने की वजह से उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट आता है, वो ऑब्जेक्ट कुछ सर्टेन डिस्टेंस तक अगर डिस्प्लेस होता है, देन इट इज सेड टू बी वर्क इज डन। सो वर्क डन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब देखो यहाँ पे ये पर्सन जो किसी अलमीरा पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, अपनी ताकत तो लगा रहा है, लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। इसकी जो पोजीशन है वो एज इट इज़ बनी हुई है, इसकी पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। तो इस कंडीशन में ये वर्क डन नहीं है, इट इज़ नॉट वर्क डन। ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वर्क डन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों का प्रोडक्ट है, बट सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट
फोर्स की डायरेक्शन में ही होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन है। और इसी कंडीशन की वजह से हम वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, वर्क इज इक्वल टू एफ एस इंटू कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा क्या है ये अभी आपको समझ में आ जाएगा, जब हम लोग डिफरेंट केसेस देखेंगे वर्क डन के तो ये क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप बस इतना याद रखो कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस दिया हुआ है आपकी बुक में, तो इससे बेटर होगा कि आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इससे क्या होगा ना कि आपको कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं होगी इससे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि हम, जैसे कि ट्रॉली है तो ट्रॉली को आप कैसे खींचते हो, इंक्लाइंड फोर्स लगाते हो उस पर, और ट्रॉली का डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, हॉरिजॉन्टली होता है ना। तो यहाँ पे जो ये इंक्लाइंड फोर्स लग रहा है, इंक्लाइंड एंगल बन रहा है, तो इस कंडीशन में, इस तरह की कंडीशन में जब हम वर्क डन निकालते हैं तो वहाँ पे कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं हो, इस वजह से हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। क्योंकि इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये फोर्स, जब हम तिरछा फोर्स लगाते हैं तो दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एक तो कि हमें ऊपर उठा करके भी खींचना पड़ रहा है और इस तरफ भी खींचना पड़ रहा है, तो हमें दो डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ रहा है। बट वर्क डन इज व्हाट, जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको निकालने के लिए हम एफ का कंपोनेंट लेते हैं। ये जो फोर्स का ये जो इस एंगल के सामने वाली जो लाइन होती है ना उसे कहा जाता है कंपोनेंट, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, ठीक है। तो थीटा अगर बेस से सटा हुआ है, जिस बेस से ये थीटा सटा हुआ होता है वहाँ पे बनता है कॉस थीटा, ओके, वहाँ पे बनता है कॉस थीटा। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम एक लाइन खींच देते हैं, इसका परपेंडिकुलर जो होता है उस पे बनता है साइन थीटा। अब ये कॉस थीटा और साइन थीटा क्या होता है ये आप लोग बहुत अच्छे से क्लास 10th में जानोगे, लेकिन फिलहाल आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि एफ कॉस थीटा लिया जाता है अगर एंगल डिफरेंट है तो, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस इंटू कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा इंटू एस। फोर्स की पूरी वैल्यू नहीं ली जाती है, फोर्स कॉस थीटा लिया जाता है, और कॉस थीटा की डिफरेंट वैल्यूज होती है जो कि इस एंगल पे डिपेंड करती है। अगर फोर्स वर्क डन की डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही लग रहा है तो उस कंडीशन में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री है, ठीक है। तो इसलिए एनसीईआरटी बुक में ये फॉर्मूला दिया हुआ है कि W इज इक्वल टू एफ एस, लेकिन ये सही फॉर्मूला नहीं है। एग्जैक्ट सही फॉर्मूला ये होता है एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब देखो, अगर आप देखोगे कि वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जबकि ये दोनों तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो फिर वर्क स्केलर क्वांटिटी कैसे, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा। तो देखो, जब हम इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 2 न्यूटन का, तो भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। और अगर हम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो क्या हमारे फोर्स अप्लाई करने पे कोई फ़र्क पड़ेगा, क्या हमारे वर्क डन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसको डायरेक्शन चेंज होने से वर्क डन में कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इसकी एसआई यूनिट होती है जूल। एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे ये जूल नाम पड़ा है, ठीक है। और न्यूटन मीटर, फोर्स की, ये न्यूटन मीटर कैसे निकला, देखो, फोर्स की क्या एसआई यूनिट होती है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। तो इन दोनों से न्यूटन मीटर, फोर्स एंड फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, ठीक है। तो इसकी दोनों एसआई यूनिट होती है जूल या फिर न्यूटन मीटर, ओके। सीजीएस यूनिट होती है अर्ग। जब हम न्यूटन को डाइन में रिप्रेजेंट करेंगे और मीटर को सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करेंगे तो डाइन सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 अर्ग, ओके। और डाइन एंड न्यूटन में क्या रिलेशनशिप है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 डाइन। ये भी आपको याद रखने की बात है, ओके। 1 न्यूटन का कितने डाइन के बराबर होता है, तो 10 टू द पावर 5 डाइन, ओके। एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर को हमें मीटर में चेंज करना होगा तो हम कैसे करेंगे, 1/100 मीटर, ठीक है। और अगर 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना होगा तो 10 स्क्वायर कर देंगे। नाउ हाउ टू डिफाइन 1 अर्ग और 1 जूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डिफाइन 1 जूल। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे,
1 जूल का ये मतलब होता है कि 1 मीटर, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन 1 मीटर चेंज करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए कितना न्यूटन फोर्स अप्लाई हुआ, उस कितना हमें वर्क डन करना पड़ा, उसको कहा जाता है 1 जूल। 1 जूल is defined as the amount of work done by a force of 1 Newton exerted for a displacement of 1 meter। 1 जूल वो वर्क डन का वो अमाउंट है जो कि 1 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट करने पर किसी भी ऑब्जेक्ट में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कराता है। इसी तरह से 1 अर्ग इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ 1 डाइन एक्सर्टेड फॉर अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जूल और अर्ग में क्या रिलेशनशिप है, तो 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10⁻7 अर्ग। ओके, और इसका अपोजिट कर दो तो 1 अर्ग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10⁻7, और जब हम इसे ऊपर लिखेंगे तो ये माइनस में हो जाता है 10⁻⁻7 जूल। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट केसेस ऑफ वर्क डन। वर्क डन जो होते हैं बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। डिफरेंट केसेस क्या क्या हो सकते हैं, तो देखो, फर्स्ट केस, जब व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर हमने फोर्स एक्सर्ट किया, तो उस फोर्स एक्सर्ट करने की वजह से उसी फोर्स की डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो ये एक कंडीशन हो गई, है ना, कि हम फोर्स भी इसी डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने का एंगल बन रहा है, इसी डायरेक्शन में फोर्स भी अप्लाई हो रहा है, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, थीटा कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो इसका अगर हम वर्क डन निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एफ वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ओके, अब एफ एस कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो अगर हम इसे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ एस, दैट मीन्स के वर्क इज ग्रेटर देन 0। तो इस कंडीशन में जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही अप्लाई होता है तो इस कंडीशन में वर्क डन 0 से ज़्यादा होता है, वर्क डन मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव वर्क। ये कंडीशन जो है फर्स्ट कंडीशन पॉजिटिव वर्क। अगर आपको पूछेगा कि टाइप्स ऑफ वर्क, कितने टाइप्स के वर्क होते हैं, तो वर्क या तो पॉजिटिव हो सकता है, या तो निगेटिव हो सकता है, या फिर 0 हो सकता है। ये 3 टाइप्स के होते हैं वर्क डन। ठीक है, तो हम अभी जो देख रहे हैं वो है पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क के 2 केसेस होते हैं। एक तो हमने देख लिया कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उस कंडीशन में पॉजिटिव वर्क होगा। अब सेकंड कंडीशन देखिए, व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग एट इंक्लाइंड और डिक्लाइंड एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि देखो यहाँ पे ये ट्रॉली है, इसे ये एक पर्सन ने फोर्स एक्सर्ट किया इस पे, तो फोर्स इन डिक्लाइंड वे में लग रहा है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पे जो थीटा बन रहा है वो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे ये कुछ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट। तो इस कंडीशन में वर्क डन क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा यहाँ पे कितना है, कॉस 30 डिग्री। तो हम लिखेंगे एफ एस कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है √3/2। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स हो रहा है वो √3/2 एफ एस हो रहा है, राइट। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे भी वर्क डन इज ग्रेटर देन 0। तो ये 2 कंडीशन होती है जब वर्क डन पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि दोनों ही डायरेक्शन में फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लग रही है। तो जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही एक्सर्ट होती है तो इस कंडीशन में वर्क डन पॉजिटिव होता है। बस इतना आपको याद रखना है। चलिए हम लोग सेकंड कंडीशन देखते हैं। When a force is acting at right angle or perpendicular to the direction of displacement। अब जैसे कि कोई सामान है, हम ऊपर से उठा रहे हैं, ठीक है, किसी सामान को हम ऊपर से उठा रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, ये कोई सामान था जो कि नीचे रखा हुआ था, ग्राउंड पे रखा हुआ था, इसे इस पर्सन ने ऊपर उठाया, तो इसने फोर्स की तरह अप्लाई किया ऊपर की तरफ, और उसके बाद ये ऊपर उठा करके सीधे डायरेक्शन में चल देता है। तो इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किस तरफ हो रहा है, हॉरिजॉन्टली हो रहा है, लेकिन फोर्स एक्सर्ट हुआ किस तरफ में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, है ना। तो
फोर्स की डायरेक्शन है परपेंडिकुलर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टली। तो इस कंडीशन में जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस कंडीशन में जो हम फोर्स निकालेंगे, तो पहले मैं बता दूं कि cos 90 डिग्री इज इक्वल टू होता है 0। तो इस कंडीशन में वर्क डन 0 होगा। तो ये जो केस है वो है 0 वर्क का। यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। कैसे होगा अभी देखो, एफ एस इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है यहाँ पे, 90 डिग्री है, तो एफ एस इंटू कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है, तो दैट मीन्स के 0 वर्क हो जाएगा। तो वर्क डन इज 0। जब इस तरह का फोर्स लगता है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं और उसकी वजह से हॉरिजॉन्टली अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, देन वर्क डन विल बी 0। ठीक है, अब देखो हमने देखा था प्रीवियस चैप्टर में ग्रेविटेशन में कि अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व करता रहता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अर्थ की तरफ से एक फोर्स एक्सर्ट होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, और इस मून की डायरेक्शन इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये जो मून की डायरेक्शन होती है वो किस तरफ होती है, टेंजेंट होती है, इस सर्कुलर पाथ का टेंजेंट होता है। तो इस कंडीशन में भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे भी जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। इसी तरह से ये कंडीशन हमने बताई कि जब हम सामान को नीचे से ऊपर की तरफ उठाते हैं तो हमें फोर्स एक्सर्ट करना पड़ा, और उसके बाद हम सीधे डायरेक्शन में चल दिए, तो इस कंडीशन में भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे भी वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है तो वर्क डन 0 होता है। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, लास्ट कंडीशन देखते हैं। व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हम फोर्स इस तरफ एक्सर्ट कर रहे हैं, अब जैसे कि एक बॉक्स है, इस बॉक्स पे ये बच्चा फोर्स अप्लाई कर रहा है, उस फोर्स की वजह से इस पे लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, जो कि हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा फोर्स हमारे जो मोशन होता है, ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, राइट। तो ये बच्चा आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो पीछे की तरफ लग रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। इस तरफ फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस तरफ फोर्स अप्लाई हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस तरफ हो रहा है। तो इन दोनों के बीच एंगल कितने का बन रहा है यहाँ पे, 180 डिग्री का। तो इस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ पे कितना है, थीटा, थीटा का मान कितना है यहाँ पे, 180 डिग्री। तो कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है -1। कॉस 180 डिग्री होता है -1। ठीक है, तो एफ एस इंटू -1 हो जाएगा, यानी कि -FS हो जाएगा। दैट मीन्स के वर्क डन यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब फोर्स भी इसी डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, है ना। या फिर इंक्लाइन फोर्स लग रहा है और डिक्लाइन फोर्स लग रहा है, तो उस कंडीशन में भी वर्क डन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इस कंडीशन में वर्क डन विल बी 0। एंड थर्ड केस हमने देखा कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे की अपोजिट होती है, तो इस कंडीशन में जो वर्क डन होता है वो निगेटिव होता है। अब जैसे कि ये देखो, ये कंडीशन हमने पहले भी देखी थी, है ना, कि जब ये बच्चा, ये पर्सन इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उठा रहा है और आगे की तरफ बढ़ जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो तो 90 डिग्री का बन रहा है, तो दैट मीन्स कि वर्क डन इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो कि जैसे ही हम किसी भी चीज़ को ग्राउंड से ऊपर की तरफ उठाते हैं, तो ये हमारे द्वारा फोर्स एक्सर्ट होता है, और उसी टाइम में नीचे से एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी तो लग रहा होता है ना। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन हुआ ये हमें निकालना होगा, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, निगेटिव वर्क डन होगा। ओके, तो हम कभी भी वर्क डन की अगर हम बात करेंगे तो फोर्स के रेस्पेक्ट में बात करेंगे कि फोर्स ने कितना काम किया, फोर्स ने किसी ऑब्जेक्ट पे कितना वर्क डन किया। ठीक है, इस तरह से हम कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो वर्क डन किया है वो है निगेटिव, और इस पर्सन ने जो वर्क डन किया है वो है 0। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि फोर्स के रेस्पेक्ट में ही हम वर्क डन की बात करेंगे। ओके, अब एक और बात कि जब ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती है
है ना। अब जैसे कि हमने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया तो उसकी स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकंड। फिर हमने और फोर्स एक्सर्ट किया, उसकी स्पीड अब हो गई 5 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड इंक्रीज हो रही है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होगा तो उस टाइम पे वर्क डन विल बी पॉजिटिव, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट स्लो डाउन होगा या डिसेलरेट होगा, 5 मीटर पर सेकंड से चल रही थी और 2 मीटर पर सेकंड हो गई, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि वर्क डन इज निगेटिव, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एनर्जी। देखो एनर्जी, हमें एनर्जी की क्यों ज़रूरत पड़ती है? हम जो भोजन खाते हैं, फूड जो लेते हैं, हम फूड क्यों लेते हैं? एनर्जी लेने के लिए, एनर्जी पाने के लिए। और एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें क्यों होती है? क्योंकि हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी होती है, डेली लाइफ में हमें बहुत सारा वर्क करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो दैट मीन्स कि कोई भी वर्क करने के लिए एनर्जी ज़रूरत होती है। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी हम उतना ज़्यादा काम कर पाते हैं। अगर हमारे पास एनर्जी कम है तो हम कम काम कर पाएंगे, है ना। अब जैसे कि देखो, हम कोई भी चीज़, अगर कोई भी भारी सामान 10 kg का सामान है, वो हम 5 मिनट तक अगर उठाए रखते हैं तो हम थक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी एनर्जी लॉस होती जाती है। तो दैट मीन्स के वर्क डन एंड एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड है, और कोई भी काम करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को कहा जाता है एनर्जी, ठीक है। सो एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। किसी भी काम करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को कहा जाता है एनर्जी। अगर हम ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, दैट मीन्स कि ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है, दैट मीन्स हमारे पास ज़्यादा एनर्जी है, तभी हम ज़्यादा वर्क कर पा रहे हैं। और अगर हम कम काम कर पा रहे हैं तो दैट मीन्स कि हमारे पास एनर्जी कम है। इसी तरह से अगर हम ज़्यादा काम करते हैं तो हमारी एनर्जी ज़्यादा लूज़ होगी, और जब एनर्जी ज़्यादा लूज़ होगी तो दैट मीन्स के वर्क डन ज़्यादा हुआ। और अगर वर्क डन हम कम कर रहे हैं तो एनर्जी कम लूज हो रही है, दैट मीन्स कि एनर्जी कम खत्म हुई, है ना। तो एनर्जी और वर्क डन ये जो होता है ना, ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ओके। जितनी ज़्यादा एनर्जी रहेगी उतना हम काम कर पाएंगे, एनर्जी नहीं है काम नहीं कर पाएंगे। तो एनर्जी जो है वर्क डन पे ही डिपेंड करता है, और वर्क डन जो है वो एनर्जी पे ही डिपेंड करता है। जब तक कि हमारे पास एनर्जी नहीं रहेगी हम ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाएंगे, और जब फोर्स नहीं लगेगा तो वर्क डन ही नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से अब देखो, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ये बॉक्स है, इस पर मैंने फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई करने वक्त हमारे पास जो एनर्जी थी, हमारी एनर्जी इस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो जाती है, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो पाता है। तो दैट मीन्स कि जिस ऑब्जेक्ट पे काम हो रहा है ना, उसमें वो एनर्जी गेन करता है, और जिसने काम किया वो एनर्जी लूज़ करता है। मैंने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया तो हमारी एनर्जी लूज़ हुई। क्यों लूज़ हुई? क्योंकि वो एनर्जी इस बॉक्स में चली गई, और ये एनर्जी गेन कर लिया, हमारी वाली एनर्जी इसके पास चली गई। तो इस तरह से द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लूजेज एनर्जी, जो काम करता है वो एनर्जी लूज करता है, और जिस पे काम होता है वो एनर्जी गेन करता है, ठीक है। तो दैट मीन्स कहने का यही मतलब है कि एनर्जी एंड वर्क एक दूसरे से को रिलेट करते हैं, ठीक है। एनर्जी रहेगी तभी काम होगा, और काम होगा तो एनर्जी खत्म होगी, ठीक है। अब चूंकि एनर्जी एंड वर्क वो एक दूसरे से सेम ही होते हैं, इसलिए यूनिट जो होती है एनर्जी की वो भी बिल्कुल सेम ही होती है, जूल ही होती है। जूल में ही हम एनर्जी को भी मेज़र करते हैं। कभी कभी हम वर्क डन की जगह पर एनर्जी भी अप्लाई करते हैं, अभी आप आगे देखोगे, ठीक है। 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल वर्क करने के लिए 1 जूल एनर्जी चाहिए होती है, ओके। समटाइम्स अ लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी कॉल्ड किलो जूल। जब बहुत ज़्यादा काम होता है तो हम उसे किलो जूल में रिप्रेजेंट करते हैं, एंड 1 किलो जूल इज इक्वल टू होता है 1000 जूल। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि जूल में आंसर लिखिए और आपका आंसर आ रहा है किलो जूल में, तो आप उसे इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, 1000 से उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये जो एनर्जी होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, कई फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी। हम जो फूड खाते हैं, है ना, उसमें क्या होता है, उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। वो कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी होती है। तो फर्स्ट होता है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी इट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सब्सटेंसेस ऑफ हायर टेम्परेचर टू द सब्सटेंसेस ऑफ लोअर टेम्परेचर। ये हायर
टेम्परेचर वाले सब्सटेंस से लोअर टेम्परेचर वाले सब्सटेंस में जो एनर्जी का फ्लो होता है उसी को कहा जाता है हीट एनर्जी। ठीक है, इसी तरह से दूसरी एनर्जी होती है लाइट एनर्जी, ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन, जिसकी वजह से हम कुछ भी देख पाते हैं। लाइट एनर्जी की वजह से ही हमको सब सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। ओके, थर्ड होता है साउंड एनर्जी। ये तो आप बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ लिया है साउंड चैप्टर में। ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस हियरिंग सेंसेशन, जिसकी वजह से हमारे कानों में हियरिंग सेंसेशन क्रिएट होता है, उसको हम कहते हैं साउंड एनर्जी। सोलर एनर्जी, जो कि सन के द्वारा रेडिएट होता है, उस एनर्जी को कहा जाता है सोलर एनर्जी, जिसको रिसीव करके प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रोडक्शन करते हैं, है ना। नेक्स्ट होता है मैग्नेटिक एनर्जी, द एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ मैग्नेट ड्यू टू इट्स मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट अपनी तरफ दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर लेता है, तो उस अट्रैक्शन के थ्रू जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है उस एनर्जी को कहा जाता है मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, इसी तरह से केमिकल एनर्जी, द एनर्जी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस दैट रिलीज्ड व्हेन द सब्सटेंसेस अंडरगो ए केमिकल रिएक्शन एंड ट्रांसफॉर्म इनटू अदर सब्सटेंसेस। जैसे कि मैंने बताया कि हम जो फूड खाते हैं वो हमारे डाइजेशन के बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाइटामिन्स इन सब में स्टोर होता है। तो ये सब क्या है, ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं। और केमिकल सब्सटेंसेस में जो उनका जो जब ब्रेक डाउन होता है तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कहते हैं हम केमिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द एनर्जी अकर्स ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि बैटरी आपने देखा है, जो टॉर्च वगैरह में बैटरीज लगी हुई होती हैं, तो उनमें क्या होता है, उनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक एनोड से कैथोड की तरफ मूव करते हैं और उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फ्लो होता है। ठीक है, इसी तरह से न्यूक्लियर एनर्जी होती है। न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन, ये दो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू एक एनर्जी रिलीज होती है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियर एनर्जी। अब देखो न्यूक्लियर फिशन क्या है, तो जब एक बड़ा न्यूक्लियस है ना, इस न्यूक्लियस का जब डिवाइड होता है, डिवीजन होता है छोटे छोटे न्यूक्लियस में, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है न्यूक्लियर फिशन। ओके, और जब दो बड़े बड़े न्यूक्लियस मिल करके एक बड़ा सा न्यूक्लियस बनाते हैं तो इसको कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, फ्यूज होना, न्यूक्लियस का फ्यूज होना न्यूक्लियर फिजन, और न्यूक्लियस का ब्रेक डाउन होना उसको कहा जाता है न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, लास्ट, ऐसे तो बहुत सारी होती है, ये सब आप लोगों को पढ़ना भी नहीं है। मेन जो हमें पढ़ना है वो है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन और ड्यू टू इट्स पोजीशन। इसी मैकेनिकल एनर्जी की वजह से हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर पाते हैं, हम प्लेइंग कर पाते हैं, गेमिंग कर पाते हैं, ईटिंग कर पाते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज डे बाय डे कर पाते हैं इसी मैकेनिकल एनर्जी की वजह से, जो कि दो फॉर्म में पाई जाती है। एक होता है काइनेटिक एनर्जी एंड एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों के सम को कहा जाता है मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि ये दोनों एनर्जी जो है ना वो इंटरचेंजेबल होती हैं। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग फर्स्ट मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ओके, एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब देखो, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो उसमें हम जब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो ये हमें कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा, राइट। मान लेते हैं कि ये एक बस है, ठीक है, तो ये बस जब रुकी हुई है तो ये तो हमें कोई हार्म नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही ये इस पर कोई फोर्स एक्सर्ट हुआ और उसकी वजह से ये मोशन में आ गया, तब तो ये हमें हार्म कर सकता है। तो क्यों हार्म करेगा? क्योंकि इसमें ये जब मूव कर रहा है तो इसके साथ साथ एनर्जी भी मूव कर रही है, और जैसे ही ये हमारी बॉडी से टकराएगा ये अपनी एनर्जी को हमारे अंदर ट्रांसफ़र कर देगा, जिसकी वजह से हमें हार्म पहुंचेगा, जिसकी वजह से हमें हर्ट होगा। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण जो एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में होती है उस एनर्जी को कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, मास पे और वेलोसिटी पे। किसी ऑब्जेक्ट का कितना मास है और उसकी वेलोसिटी क्या है, इन दोनों बातों पे, इन दोनों क्वांटिटी पे डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी। हम जैसे जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज करते हैं काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। अब जैसे इसे आप ऐसे समझो कि एक बॉल है,
वो धीरे से आपके पास आ रही है तो क्या आपको हार्म पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर यही बॉल को हम जोर से आपकी तरफ अगर हम फेंकते हैं तो आपको तो बहुत हैवी चोट लगेगा। तो क्यों चोट लगेगा ज़्यादा? क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो दैट मीन्स कि जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होती है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है, वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। तो वेलोसिटी में और काइनेटिक एनर्जी में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ओके और एक और बात कि जब कोई बॉडी रेस्ट पे होती है तो उस टाइम में उसके पास एनर्जी होती है, लेकिन क्या होती है? ज़ीरो होती है। काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ज़ीरो है। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो डेट मीन्स कि उसकी वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो है। तो जब वेलोसिटी ज़ीरो है दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो होगी। अगर कोई बॉडी m मास के साथ अगर मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी v है ना, कोई m मास की बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है m मास का, वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ई के, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 mv²। ओके, अब ये एक्सप्रेशन कैसे आया? तो देखो अभी आइए हम लोग जनरेट करते हैं इसका एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी का। तो सपोज कर लेते हैं कि कोई m मास का ऑब्जेक्ट है, राइट, इसका मास है m, जो कि u वेलोसिटी के साथ इंक्रीज बढ़ रहा है ना, u वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ये m मास का कोई ऑब्जेक्ट है जो कि u वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और मूव करते करते वो यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। अब सपोज कर रहे हो कि इस पे मैंने फोर्स F अप्लाई किया। अब इस फोर्स अप्लाई करने की वजह से इसकी जो वेलोसिटी u थी, ये जो u वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, इसकी वेलोसिटी में भी चेंज आ गया। ये वेलोसिटी u से v हो गई। पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो u थी, अब इसकी वेलोसिटी हो जाती है v। अगर हम इसका वर्क डन निकालेंगे, क्योंकि फोर्स भी अप्लाई हुआ है और फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है s डिस्प्लेसमेंट होता है और इसकी जो वेलोसिटी है वो v है, ठीक है। तो इसका जगह अगर हम वर्क डन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? F इंटू एस कॉस थीटा, और कॉस थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है इसलिए कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? एफ एस, ठीक है। अब एज वी नो, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट या तो एक्सेलरेट होगा या डिसेलरेट होगा। अब चूंकि यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट मीन्स के ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है। तो एज वी नो एफ इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। एंड इक्वेशन ऑफ मोशन के जो थर्ड इक्वेशन से हमें पता है कि 2as इज इक्वल टू क्या होता है? v² माइनस u²। तो इससे हम s का वैल्यू अगर निकालें तो ये हो जाता है v² माइनस u² अपॉन 2a। ओके, अब इन दोनों फॉर्मूला को अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? f की जगह पे अगर हम ma रखते हैं और s की जगह पर अगर ये फॉर्मूला रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? v² माइनस u² अपॉन 2a, राइट। अब इस 2a, a से a कैंसिल हो गया। अब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m/2 है ना, ये 2 इंटू v² माइनस u²। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 m को हम कॉमन ले लिए, ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 लिख दिए। अब इंटू में ये v² माइनस u² है, राइट। तो दैट मीन्स क्या? ये क्या था? वर्क डन था। तो वर्क डन हमें क्या आया? वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 m v² माइनस m u²। ओके, अब हम सपोज कर लेते हैं कि ये u जो था, अगर हम मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे है तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में u की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 mv²। ओके, इफ u इज इक्वल टू 0 तो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 mv² माइनस 0 इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो ये जो फॉर्मूला निकला यही है जनरल एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है 1/2 mv²। ये है फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का। ओके, बिकॉज एज वी नो कि वर्क जो है वो एनर्जी से रिलेट करता है, तो जितना वर्क डन होगा उतनी एनर्जी खत्म हुई। 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करने का क्या मतलब है कि 1 जूल
वर्क हुआ, इसलिए इस वर्क को हम रिप्लेस कर देंगे काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है, तो ये होता है जनरल एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी का। ओके, अब अगर हम मान लेते हैं कि ये u इजिकल टू 0 नहीं है, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो पहले से मोशन में है, तो मोशन में है दैट मीन्स कि उसकी u की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, 0 नहीं होगी, है ना। तो इस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 mv² माइनस mu² हो जाएगा, जो अभी हमने लिखा था, राइट। तो ये जो फॉर्मूला निकला ना, इसको कहा जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि उसकी एनर्जी u इज इक्वल टू, मान लेते हैं पहले से उसकी एनर्जी, पहले से जो उसकी वेलोसिटी है वो u है, u इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने उस पर वर्क डन किया, यानी कि फोर्स एक्सर्ट किया, तो वर्क डन एक्सर्ट किया तो उसकी एनर्जी जो है, उसकी वेलोसिटी है वो u से v हो गई। ठीक है, अब u से v हो गई यानी कि उसकी वेलोसिटी में चेंज आया, उस चेंज की वजह से वर्क डन में भी चेंज आया। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हमने जितना वर्क डन किया उतना उसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया। जब कोई भी ऑब्जेक्ट, एज वी नो कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। और जब मैंने इस पर वर्क डन किया जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी चेंज हुई, तो जब वेलोसिटी चेंज होगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। तो दैट मीन्स के वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, हम जितना वर्क डन, किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम जितना वर्क डन करेंगे उतना ही उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, और यही बताता है वर्क एनर्जी थ्योरम। इसी को कहा जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, जितना हमने वर्क डन किया उतना ही उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, उतना ही उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। ओके, so work energy theorem states that any work done on an object is always equal to the change in the kinetic energy of the object। ठीक है, अब सपोज कर लो कि अगर कोई 5 kg का ऑब्जेक्ट है, राइट, कोई ऑब्जेक्ट है 5 kg का जिसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। अब इस पर हमने वर्क डन किया जिसके कारण इसकी वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड से हो जाती है 25 मीटर पर सेकंड। तो इस पे नेट वर्क डन क्या होगा, तो नेट वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, ये ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन में है जिसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 मीटर पर सेकंड से 25 मीटर पर सेकंड होने के लिए हमने उस पर कितना वर्क डन किया ये निकालेंगे ना कि हम इससे पहले वाले से कंसीडर करेंगे, ना कि हम इसकी जब 0 वेलोसिटी थी तब से कंसीडर तो नहीं करेंगे। अब जैसे कि कोई बॉक्स है, ठीक है, कोई बॉक्स है जो कि आधा भरा हुआ है, उसमें हमने सपोज कर लेते हैं कि इसमें पानी है, ठीक है, इसमें वाटर रखा हुआ है और ये वाटर आधा रखा हुआ है, हमने इसमें और पानी डाल दिया और ये पूरा फुल हो गया। तो हमने कितना पानी डाला, हमने कितना वर्क डन किया, ये हम कैसे निकालेंगे, फुल में से हम इसको माइनस कर देंगे तब ना ये निकलेगा। तो वही कंडीशन यहाँ पे भी है कि पहले से जितनी वेलोसिटी थी उसको हम माइनस करेंगे फाइनल वेलोसिटी में से, ठीक है। तो इसी को कहा जाता, यही बताता है वर्क एनर्जी थ्योरम कि जितना हमने वर्क डन किया है उसको निकालने के लिए हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस करेंगे, ठीक है। सो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 नहीं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी KF, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और यही ये क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, राइट। फाइनल में से हम इनिशियल को माइनस कर रहे हैं, दैट मीन्स कि चेंज फाइंड कर रहे हैं, तो ये क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो यही है वो इक्वेशन, W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो एक अनदर फॉर्मूला यहाँ से वर्क का क्या निकल के आता है, W इज इक्वल टू 1/2 m इंटू V² माइनस U²। ये एक अनदर फॉर्मूला है W का, वर्क का, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे, ठीक है। एक फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट cos थीटा, और दूसरा फॉर्मूला ये है, वर्क इज इक्वल टू 1/2 m इंटू V² माइनस U²। अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखी हुई है तो भी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और वर्क डन लिखा हुआ है तो भी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट
मैकेनिकल एनर्जी पे, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और शेप के कारण, है ना, पोजीशन और शेप में चेंज आने के कारण जो एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में स्टोर होती है, उस एनर्जी को कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो टेबल पे रखा हुआ है, हमने इसे उठा करके ऊपर ले जा करके कुछ हाइट पे हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हमें कोई ना कोई वर्क तो करना पड़ेगा, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से इसमें डिस्प्लेसमेंट में भी हुआ। दैट मीन्स कि यहाँ पे वर्क डन हुआ, है ना। इस ऑब्जेक्ट को इस हाइट पर ले जाने के लिए हमने कोई ना कोई वर्क डन किया। अब इस वर्क डन करने के वजह से इस ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई, वो एनर्जी इस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाती है। उसी स्टोर्ड एनर्जी को कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होने के कारण जो एनर्जी इसमें स्टोर हुई, उस एनर्जी को कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है पोजीशन में चेंज आने की वजह से, और एक होता है शेप वाली। शेप वाली को हम कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है स्ट्रक्चर, बनावट। ठीक है। तो दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब देखो ये तो हमने देख लिया पोजीशन वाली के, किसी भी ऑब्जेक्ट का जब पोजीशन चेंज होता है, उस पोजीशन चेंज होने के कारण जो एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड हुई, उसे कहेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी। अब शेप चेंज होने के कारण किस तरह से स्टोर होती है, ये देखो अब कोई बैलून है, उस बैलून ने आपने एयर फिल किया, तो जैसे जैसे आप एयर फिल करते जाते हो, इसका शेप चेंज होता जाता है। ओके। अब इसमें शेप चेंज हो रहा है, दैट मीन्स क्या कि इसमें एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। जब हम इसे पुश कर देते हैं, जब हम इसे हल्का सा प्रेस करेंगे, दोनों साइड से जब हम इसे थोड़ा सा प्रेस करते हैं, तो इसका शेप चेंज होता है, राइट। अगर ये फुल्ली एयर फिल्ड नहीं है ना, थोड़ा सा अगर इसमें स्पेस है अंदर, तो इसको जब आप बलून को दबाओगे तो उसका शेप चेंज हो जाता है ना। तो ये जो शेप चेंज हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, और जैसे ही हम इस पर से कंप्रेशन हटा देते हैं, ये अपनी पहले वाली शेप में आ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, इसका शेप चेंज क्यों हो रहा है, कैसे शेप चेंज कर पा रहा है ये? क्योंकि इसके अंदर एनर्जी भरी हुई है, इसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी है जिसके कारण ये अपने शेप को चेंज कर पा रहा है। सेकंड कंडीशन देखो, ये धनुष जिसे कहते हैं बो। अब इसका ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ही इस एरो में मोशन आता है, इस एरो में मूवमेंट हो पाता है। अगर हम इस स्ट्रिंग को हटा देते हैं तो क्या ये एरो आगे बढ़ पाएगा, क्या इसमें मूवमेंट हो पाएगा, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी स्टोर करने का शेप ही चेंज हो गया। थर्ड कंडीशन देखो, जैसे कि कोई स्प्रिंग है, अब इस स्प्रिंग को अगर आप स्ट्रेच करते हो तो ये हो जाएगी, लेकिन जैसे ही छोड़ोगे वो फिर से पहले वाली कंडीशन में आ जाएगी। उसी तरह से अगर आप इसे कंप्रेस करते हो तो ये कंप्रेस हो जाएगी, लेकिन जैसे ही छोड़ोगे वो पहले वाली कंडीशन में अपनी शेप को गेन कर लेगा। तो ये क्यों कर पा रहा है? क्योंकि इसमें भी एनर्जी स्टोर्ड है। हमने जब इसे स्ट्रेच किया तो इसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ और वो एनर्जी जाकर के इसमें स्टोर हो जाती है, और जैसे ही हम इसे छोड़ते हैं ये अपनी पोजीशन गेन कर लेता है ड्यू टू स्टोर्ड एनर्जी। तो इस तरह से पोजीशन और शेप के कारण किसी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसे कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब इस पोटेंशियल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एक कैपेसिटी होती है अनदर फॉर्म में चेंज होने की। इट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज इट हैज़ ए पोटेंशियल टू बिकम अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट को हमने नीचे से ऊपर की तरफ उठाया, ठीक है, यहाँ पे हम इसे उठाते हैं, और जैसे ही हम यहाँ पर छोड़ेंगे, यहाँ से अगर हम इसे रिलीज़ कर देंगे, जैसे ही हम अपना हाथ पीछे खींच लेंगे, ये ऑब्जेक्ट वापस उसी जगह पे आ जाएगा। तो क्यों आ पा रहा है? क्योंकि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जो एनर्जी यहाँ पे स्टोर्ड हुई थी, वो मोशन में आने पर, इस ऑब्जेक्ट के मोशन में आने पर वो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। तो इसमें ये जो पोटेंशियल है, काइनेटिक एनर्जी अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज होने की जो पोटेंशियल है, इसी वजह से इस एनर्जी का नाम रखा गया है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है ना, लेकिन आपके बुक में सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप पढ़ना है, दैट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसा कि अभी आपने देखा कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो हमको पहले से, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उठाएंगे तो इस कंडीशन में
नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्सर्ट कर रही होती है। अर्थ की तरफ से ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्सर्ट हो रहा होता है जो उस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचती है, और हम उस फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, तो जब किसी ऑब्जेक्ट को हाइट पे उठाया जाता है तो उस टाइम में जो अगेंस्ट द ग्रेविटी जो एनर्जी इस ऑब्जेक्ट में पॉजेस हो रही है, जो इस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो रही है, उस एनर्जी को कहा जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, द एनर्जी possessed by a body when raised it through a height from the ground against the gravity। इस ग्रेविटी के अगेंस्ट हम इसे ऊपर उठा रहे हैं, इस वजह से जो इसमें एनर्जी स्टोर हो रही है उसे कहा जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हाइट पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे हम हाइट इंक्रीज करेंगे, जैसे कि अब मान लो कि यहाँ पे है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसे मैंने यहाँ पे उठाया है ना, थोड़ा सा उठाया और उसे रिलीज किया, तो आपको कम चोट लगेगा, है ना। अब जैसे कि मान लो कि ये बॉल है, इस बॉल को हमने इतनी ऊंचाई से छोड़ा तो हमारी हथेली पे कम चोट लगेगा। लेकिन अगर हम इसकी हाइट बढ़ा देते हैं, इसे हम इतना ऊंचाई से छोड़ते हैं तो हमें ज़्यादा चोट लगेगा ना। तो ये जो ज़्यादा चोट लग रहा है वो क्यों लग रहा है? क्योंकि इसकी एनर्जी बढ़ गई। तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। So that is mentioned here, the potential energy of an object at a height depends on the ground level or the zero level we choose। ठीक है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे हाइट घटेगी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। ओके, और जब हम नीचे से ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और जब ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ेंगे तो ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, तो इस वक्त में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होती है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, और जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। ओके, नाउ वन मैटर, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अब देखो कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसे मैंने कुछ कर्व्ड लाइन होते हुए ऐसे ऐसे करते हुए हम यहाँ पे ला करके स्टोर कर देते हैं, तो इस टाइम में इस ऑब्जेक्ट पर कितनी एनर्जी स्टोर हुई वो इसकी हाइट पर ही डिपेंड करता है, ना कि पाथवे पर। ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। हम किसी ऑब्जेक्ट को इतना घुमा करके ले गए और यहीं पे रखे हुए हैं। दूसरी कंडीशन में अगर हम यहाँ पर से ले जाते हैं, उठा करके सीधे यहीं पर रखते हैं, दोनों की हाइट सेम है, तो दोनों ही कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो इक्वल होगी। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट होती है। ये हम किस तरफ से ले गए हैं वो कोई मतलब नहीं है उससे, बस हाइट से मतलब है कि कितनी हाइट है, ग्राउंड लेवल से उस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है उतनी ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, अब इसके एक्सप्रेशन की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? तो देखो, सपोज कर लेते हैं कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि ग्राउंड पे है, ठीक है, जिसका मास है m, हमने इसे h हाइट तक इंक्रीज किया, उठाया। ओके, तो इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई ये हम कैसे निकालेंगे? तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, दैट मीन्स कि इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है नीचे की तरफ से, जो होता है कि mg, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू mg ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है जो इस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होता है। ये हम ऑलरेडी जानते हैं, W इज इक्वल टू mg, राइट। अब हमें ये भी पता है कि जितना ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा उतना ही फोर्स हमें ऊपर लगाना पड़ेगा, तभी ये ऑब्जेक्ट हम ऊपर उठा पाएंगे, राइट। तो इस कंडीशन में F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg, एंड डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? हाइट के। तो यानी कि S इज इक्वल टू h हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F इंटू एस होता है ना, तो इज इक्वल टू mgh, है ना। यानी कि यहाँ से यहाँ तक उठाने में हमने कितना वर्क डन किया? W इज इक्वल टू mgh हो जाएगा, F इंटू एस यानी कि mgh, ठीक है। तो ये जो हमने कितना वर्क डन किया, जितना वर्क डन किया उतना ही वहाँ उसमें एनर्जी स्टोर होगी, दैट मीन्स कि वर्क डन इज इक्वल टू EP इज इक्वल टू mgh। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाएगा mgh।
ठीक है, जहाँ पे g इज इक्वल टू क्या है 9.8 होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर आपके क्वेश्चन में कभी कभी गिवन होता है कि कितना लेना है, g इज इक्वल टू 10 लेना होगा तो 10 लेंगे, और अगर नहीं दिया हुआ है तो हम 9.8 लेते हैं। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट दिया हुआ है तो वही वेट mg हो जाएगा, उस वेट की जगह पर हम mg लिखेंगे, है ना, और हाइट h हो जाएगा, उसकी हाइट जो कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो डिस्टेंस अगर दिया हुआ है कि कोई ऑब्जेक्ट इतना हाइट तक उठाया गया, मूव किया गया, तो वो उसकी हाइट हो जाएगी। तो इस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब तक हमने जो भी एग्जांपल्स देखे उसमें हर जगह एनर्जी का कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है ना। हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, उसमें फोर्स एक्सर्ट किया जिसकी वजह से उसमें डिस्प्लेसमेंट आया, तो इस पर जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी जो मस्कुलर एनर्जी है वो इस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो रही है, फिर उसके बाद इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट में वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। तो कहीं ना कहीं हर कंडीशन में एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, ना तो एनर्जी का क्रिएशन हो रहा है, ना ही नई एनर्जी जनरेट हो रही है, और ना ही लूज़ हो रही है। ओके, तो दैट मीन्स कि एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यही बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, अब देखो एक बात और ध्यान में रखनी है कि जब कभी भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन पूछेगा, यहाँ पे चाहे कुछ भी हो, तो बस एक बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पे जो भी पॉइंट दिया हुआ है, जो भी वर्ड दिया हुआ है, उसको आप यहाँ पर बस रिप्लेस कर दोगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन लिखना हो तो बस आप इस वर्ड को सिर्फ रिप्लेस कर दोगे, बाकी सब ये पूरी लाइन सेम रहती है, एज इट इज़ रहती है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर होता है। हमने ऑब्जेक्ट पर वर्क डन किया, हमारी मस्कुलर एनर्जी ट्रांसफर हुई, और जब हमारी मस्कुलर एनर्जी किस में ट्रांसफर हुई, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, और जब वो काइनेटिक एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में जाकर के किस रूप में स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी में। और फिर जब इस ऑब्जेक्ट को, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, जब उस ऑब्जेक्ट को फिर पहले वाली पोजीशन में रिलीज किया जाता है, तो फिर यही पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। तो इस तरह से ये जो लूप होल है वो चलता रहता है, और एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बस ट्रांसफर होती रहती है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, total energy in the universe is constant which exists in nature in several forms and are interchangeable। यानी कि यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो ना घटती है ना ही बढ़ती है। जितनी एनर्जी शुरू से है उतनी ही एनर्जी आज भी है, ना उसमें कोई लॉस हुआ है ना ही उसमें कोई क्रिएशन हुआ है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता रहता है। ठीक है, सोलर एनर्जी है, वो सोलर एनर्जी हमारे घरों में आती है, वो लाइट में कन्वर्ट होती है, लाइट एनर्जी में, जिसकी वजह से वो लाइट एनर्जी फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और घरों में हमारे बल्ब जलता है। तो यहाँ पे भी एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। इसी तरह से हम खाना खाते हैं तो उससे हमें केमिकल एनर्जी मिलती है, वो केमिकल एनर्जी मस्कुलर एनर्जी में कन्वर्ट होती है और हम वर्क डन कर पाते हैं। ओके, तो इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है, इन दोनों को जब हम सम अप करते हैं तो हमें मिलता है मैकेनिकल एनर्जी। इन दोनों के सम को कहा जाता है मैकेनिकल एनर्जी, और ये हमेशा कांस्टेंट होती है। दैट मीन्स कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgs प्लस 1/2 mv² इज इक्वल टू कांस्टेंट। दैट मीन्स कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को जब आप ऐड करोगे तो वो इक्वल होगा किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के। कैसे, देखो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि इसे आपने उठाया, यहाँ तक उठाया, तो उसमें आपको 5 जूल एनर्जी ख़त्म हुई। ठीक है, तो इस कंडीशन में इस ऑब्जेक्ट ये अभी रेस्ट पे था, इसे आपने मूव किया और यहाँ रख दिया, तो इस कंडीशन में इसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, 0 है।
और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है 5 जूल, है ना। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है 5 जूल। अब हम इसे यहाँ से रिलीज करते हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि हाइट डिक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगी। और जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँच जाएगा तो इसकी जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये मूव कर रहा है तो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 5 जूल होगी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा 5 जूल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया 5 जूल। दैट मीन्स क्या कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों हमेशा कांस्टेंट होता है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है, ये आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। ओके, तो इस तरह से हमने इस चैप्टर के दो टॉपिक हमने कवर अप कर लिए, वर्क एंड एनर्जी। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे, दैट इज पावर। तो अच्छा, इससे पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। जैसे कि देखो, इलेक्ट्रिक बल्ब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में, है ना। फिर हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी में, तब बल्ब जलता है। इसी तरह से जब हम खाना खाते हैं तो खाना से हमें मिलती है केमिकल एनर्जी, और ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है मस्कुलर एनर्जी में, देन हम काम कर पाते हैं। तो फिर हम काम करते हैं तो वो काम करने के दौरान ये मस्कुलर एनर्जी जो है कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, है ना, जो कि यहाँ पे मेंशन है। व्हेन वी राइड अ बाइसिकल या फिर कोई भी काम हो तो वो मस्कुलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। जब हम किसी ह्यूज रॉक को पुश करते हैं तो उस टाइम में भी मस्कुलर एनर्जी वो कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में। यानी कि कोई ऐसा रॉक है जो कि डिस्प्लेस होने वाला नहीं है, तो उस कंडीशन में आप फोर्स लगा रहे हो तो वो फोर्स, वो इसका तो कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं, D=0 है, तो आपने जो फोर्स लगाया वो कहाँ गया, तो वो कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी है वो हॉट हो जाती है। यहाँ पे एनर्जी का कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ, बस एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, मस्कुलर एनर्जी कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी में, बट देयर इज नो एनर्जी ट्रांसफ़र। ओके, तो ये थे कुछ एग्जांपल्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। अब आइए हम लोग चलते हैं पावर पे। पावर क्या है, तो देखो, किसी भी काम को करने में किस रेट से एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है उस रेट को कहा जाता है पावर। जैसे कि हम कोई भी काम कर रहे हैं वो किस रेट से कर रहे हैं, हमें उस काम को करने में किस रेट से हमारी एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, उसी रेट को कहा जाता है पावर। ओके, सो पावर इज डिफाइंड एट द रेट ऑफ डूइंग वर्क। किसी भी काम करने की जो रेट होती है उसे पावर कहते हैं, या फिर एनर्जी ट्रांसफ़र की जो रेट होती है उसे पावर कहा जाता है। ठीक है, इफ़ एन एजेंट डज अ वर्क W, अगर कोई बंदा है जो कि W काम करता है T टाइम में, तो पावर हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम। ओके, पावर, अब चूंकि वर्क एंड एनर्जी एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं तो पावर का एक अनदर फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, तो जब कभी क्वेश्चन में आपको एनर्जी दिया हुआ हो तो हम पावर कैसे निकालेंगे, एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, पावर की SI यूनिट होती है वाट। जेम्स वाट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पावर को सबसे पहले डिफाइन किया था, तो उनके रेस्पेक्ट में, उनके ऑनर में पावर की SI यूनिट वाट रखी गई है। 1 वाट इज इक्वल टू होता है 1 जूल पर सेकंड, जिसे हम इस तरह से लिखते हैं। ओके, देखो, पावर जो होता है वो टाइम टू टाइम वेरी करता रहता है। अब जैसे कि कोई भी पर्सन है वो किसी एक टाइम में मान लेते हैं कि 5 वाट वर्क करता है, 5 वाट उसका पावर है, तो अनदर टाइम में उसका पावर कुछ और हो सकता है। इसीलिए हम एवरेज पावर निकालते हैं, और एवरेज पावर क्या होता है, द रेशियो ऑफ ओवरऑल वर्क डन बाय द बॉडी टू द टोटल टाइम। टोटल टाइम में कितना वर्क डन हुआ है उस टोटल ओवरऑल वर्क का जो रेशियो होता है उसी को कहा जाता है एवरेज पावर। ठीक है, दैट मीन्स टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। ओके, वी एक्सप्रेस लार्जर रेट्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन किलोवाट। अब वाट को हम किलोवाट में भी रिप्रेजेंट करते हैं अगर लार्जर रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू होता है 1000 वाट। एंड एक और यूनिट आप याद रखोगे, 1 वाट आवर इज इक्वल टू होता है 3600 जूल। अब इसे कैसे याद रखना है, तो देखो 1 आवर इज इक्वल टू होता है 3600 सेकंड, ये तो आपको याद रहेगा, है ना। तो इसी से बस याद रखना है 1 वाट आवर इज इक्वल टू 3600 जूल। कैसे हुआ, देखो
1 वाट आवर। 1 वाट, अभी हमने देखा कि 1 वाट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल पर सेकंड। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 जूल पर सेकंड इंटू आवर। 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड। तो 3600 सेकंड। अब इस सेकंड से ये सेकंड कैंसिल हो गया तो 3600 जूल हो गया। तो वहीं से निकल के आया है 1 वाट आवर इज इक्वल टू होता है 3600 जूल। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। मैंने लास्ट में इन सभी को एक जगह लिख दिया है, आप लोग वहां से नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट इज 8 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस। तो यहाँ पे फोर्स कितना है, F इज इक्वल टू 7 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 8 मीटर। अब चूंकि सेम डायरेक्शन है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है। तो एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसलिए कॉस थीटा का कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1, ठीक है। अब मैं पहले बता दूं आपको, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1। आपको कम से कम तीन वैल्यू जो है ना वो याद रखनी है, 3 वैल्यू कम से कम याद रखनी है। एक कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू होता है 0, कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है -1। ये कब होगा, जब अपोजिट डायरेक्शन होगी, इस तरफ फोर्स लग रहा है और इस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे कॉस 80 डिग्री 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। कॉस 0 डिग्री कब होगा, जब दोनों ही डायरेक्शन सेम होगी। कॉस 90 डिग्री कब होगा, जब एंगल इस तरह से बनेगा 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये 3 जो वैल्यू है वो याद रखनी है, ओके। नाउ यहाँ पे W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा इज इक्वल टू, फोर्स कितना है 7 न्यूटन इंटू 8 मीटर इज इक्वल टू कॉस थीटा कितना है 1 इज इक्वल टू 56 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 56 जूल। ये आंसर हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, a porter lifts a luggage of 15 kg from the ground and puts it on his head 1.5 meter above the ground. Calculate the work done by him on the luggage. अब ये पोर्टर है, वो क्या करता है, 15 kg का एक लगेज है, वो ग्राउंड से उठाता है, 1.5 मीटर की हाइट तक ये उठाता है, ठीक है। इसका मास कितना दिया हुआ है 15 kg, ओके। ग्राउंड से ऊपर की तरफ उठा रहा है तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, G इज इक्वल टू 10 ले लेते हैं हम, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एंड हाइट कितनी है, हाइट मतलब क्या, ये डिस्प्लेसमेंट है, राइट। S इज इक्वल टू H, तो S इज इक्वल टू H इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5 मीटर, ठीक है। यूनिट चेंज नहीं करना है, सब कुछ मीटर में दिया हुआ है, केजी में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, W इज इक्वल टू, अब देखो सेम डायरेक्शन है, इधर फोर्स भी इधर ही जा रहा है, लग रहा है, उस पोर्टर के द्वारा फोर्स भी इसी डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है 0 डिग्री, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। दैट मीन्स कि कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम सीधे लिखेंगे F इंटू एस, ओके। अब F इज इक्वल टू क्या है mg, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसलिए F इज इक्वल टू mg लेंगे। तो ये हो जाएगा mg और S इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, हाइट, mgh। अब mgh का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, m कितना है 15 kg इंटू g कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, h कितना है 1.5 मीटर, अपॉन नहीं करना है, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट करो तो कितना हो जाएगा 150 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 1.5 मीटर। अब kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, न्यूटन होता है, तो इसको हम न्यूटन लिख सकते हैं। अब इन दोनों को कैलकुलेट करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 225 और न्यूटन मीटर इज इक्वल टू क्या होता है जूल। तो इतना आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेयर ऑफ ब्लॉक्स
exert a force of 140 Newton on a pluff. The field being pluffed is 15 meter long. How much work is done in pluffing? यहाँ पे force इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 140 न्यूटन एंड ये जो है लंबाई प्लफ की इतना लंबा खेत है ना, उसमें ये फोर्स एक्सर्ट हो रहा है 140 न्यूटन का और इसकी प्लफिंग कितने डिस्टेंस है इसकी 15 मीटर। तो ये क्या है डिस्प्लेसमेंट है एस इज इक्वल टू 15 मीटर। तो इसलिए W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब डायरेक्शन चूंकि सेम ही है तो इसलिए एफ एस लिखेंगे इज इक्वल टू 140 इंटू 15 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2100 जूल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन अ कर्व्ड पाथ। कोई ऑब्जेक्ट है जो कि नीचे से थ्रो किया जाता है और जो कि घूमता हुआ जाता है इन अ किसी एक सर्टेन हाइट पे जाता है, ठीक है, इस ग्राउंड से हमने यहाँ पे थ्रो किया तो ये कर्व्ड लाइन को कर्व्ड पाथ होते हुए ये ऊपर जाता है एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड और उसके बाद फिर ये वापस ड्रॉप हो जाता है नीचे, ये नीचे आकर के ज़मीन पे गिर जाता है। तो देखो इस कंडीशन में जो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर हम इस दोनों को मिला देते हैं तो इस कंडीशन में इसकी जो इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है ना, तो इस कंडीशन में वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की तरफ से क्या वर्क डन हुआ ये हमें निकालना है, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी का डायरेक्शन किधर है, इधर, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ थ्रो हुआ और फिर वापस नीचे आ गया, तो दैट मीन्स कि इसकी इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, तो इस कंडीशन में जो वर्क डन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, an object of mass 15 kg is moving with a uniform velocity of 4 meter per second. What is the kinetic energy possessed by the object? यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, मास इज इक्वल टू 15 kg एंड वेलोसिटी दी हुई है 4 मीटर पर सेकंड। तो हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 mv² इज इक्वल टू 1/2 इंटू 15 इंटू 4 स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/15/2 लिख सकते हैं हम इसे, है ना, 15/2 इंटू 4 अभी इस 2 से ये 4 कैंसिल, 2 टाइम्स 15 इंटू 8 इज इक्वल टू 120 जूल, ये आंसर। ओके, नेक्स्ट, what is the work to be done to increase the velocity of a car from 30 km/h to 60 km/h if the mass of the car is 1500 kg? किसी कार की स्पीड 30 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक एक्सेलरेट करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, हमें ये निकालना है। यहाँ पे मास दिया हुआ है 1500 kg, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है 30 km/h, km/h में है तो हम इसे चेंज करेंगे, तो 30 km/h को हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 6 से ये 3 टाइम्स कटेगा, 6 3 = 18 एंड 6 5 = 30, तो ये हो जाएगा 25/3 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से v इज इक्वल टू क्या है, 60 किलोमीटर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 6 10 = 60 एंड 6 3 = 18, तो ये हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड। ओके, अब हमें क्या निकालना है, कितना वर्क डन हुआ, इस वेलोसिटी को इंक्रीज करने में कितना वर्क डन करना पड़ा। दैट मीन्स क्या कि हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, W इज इक्वल टू 1/2 m इंटू v² - u², ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है क्योंकि हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। ठीक है, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 m इंटू v² - u², v कितना निकला 1/2 इंटू m, m कितना है 1500 इंटू 1500 इंटू v², v कितना है 50/3 इंटू 50/3 लिख सकते हैं, माइनस 25/3 का होल स्क्वायर, राइट, इसे हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इस 2 से ये 1500 750 बार कट जाएगा, ठीक है, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 750 इंटू 5 × 25 2500/9 माइनस ये कितना है 25 25 सही है 625 अपॉन 3 3 = 9
अब ये हो जाएगा 750 इंटू, इसको हम माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, दोनों का बेस सेम है तो इसलिए हम माइनस कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1875/9 इज इक्वल टू, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 3 3 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 और इस 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 250, ठीक है। फिर ये इस 3 से ये 1875 कट जाएगा 625 टाइम्स, ठीक है। तो अब 250 को 625 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 156250 जूल, ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर। मास कितना है m, वेलोसिटी कितनी दी हुई है 5 मीटर, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है 25 जूल। ई के इज इक्वल टू दिया हुआ है 25 जूल, तो हमें मास निकाल लेंगे, हम इस फॉर्मूला से मास निकाल लेंगे, ठीक है। ई के इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 m v स्क्वायर, भी कितना है 5, तो 5 स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू कितना है 25, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 5 5 25 बट्टा 2 है ना, 25/2 m इज इक्वल टू हुआ 25, ओके। अब 25 मीटर को आप यहीं पे रहने दो और इस 2 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 25 दूनी 50 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब मीटर m इज इक्वल टू, मास हम निकाल रहे हैं, m इज इक्वल टू 50/25 हो जाएगा, ये 25 इधर जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा, ठीक है। अब 50 से ये 25 2 टाइम्स कट जाएगा तो m इज इक्वल टू कितना हुआ 2 kg, ओके। तो हमें अब मास निकल गया, मास मालूम हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड। जब वेलोसिटी 5 मीटर थी तब इसकी काइनेटिक एनर्जी थी 25 जूल, ठीक है। हमें मास कितना निकला 2 kg, मास तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। वेलोसिटी जब 5 मीटर थी तो है काइनेटिक एनर्जी कितना 25 जूल। जब इसकी वेलोसिटी डबल कर दी जाती है यानी कि 5 × 2 कर दी जाती है, 10 मीटर पर सेकंड कर दी जाती है, तब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हमें निकालना है, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 1/2 इंटू मास कितना है 2 इंटू 10 × 10 कर देंगे इसको, 2 से 2 कैंसिल, 10 दाएं 100, 100 जूल, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। आगे क्या कर रहा है, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम। अब 3 टाइम्स इंक्रीज हो रही है यानी कि 5 3 ज़ा, अब क्या है m इज इक्वल टू 2 kg ही रहेगा, v इज इक्वल टू 5 × 3 15 हो गया। तब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हमें निकालना है, 1/2 × 2 × 15 × 15, 2 से 2 कैंसिल, 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 225 जूल, ये आंसर, ओके। नेक्स्ट, सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास, 20 kg मास का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड हो जाती है यानी कि डिसेलरेट हो रही है, तो हमें निकालना है वर्क डन, ठीक है। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 20 kg एंड इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड एंड v इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड। तो हमें क्या निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे, कभी भी जब 2 वेलोसिटी दी हुई हो, जब चेंज दिया हुआ हो तो दैट मीन्स के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो इसके लिए हम हमेशा जब भी 2 वेलोसिटी दी गई है, जब चेंज इन वेलोसिटी दिया गया है, तो इस कंडीशन में हम वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर माइनस mu स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू m इंटू वी स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ओके। इसे मैंने m को कॉमन ले लिया, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 मास कितना है 20 kg इंटू वी स्क्वायर, भी कितना है 2 मीटर तो 2 स्क्वायर हो जाएगा माइनस u कितना है 5 मीटर तो 5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ओके। ये 2 से 20 कट जाएगा 10 टाइम्स, इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 2 दूनी 4 माइनस 5 पंचे 25, 5 5 जा 25, ठीक है। नाउ 10 इंटू 25 में से 4 माइनस होगा और 25 का चिन्ह किया है
साइन माइनस दिया हुआ है, यानी कि माइनस की वैल्यू बड़ी है इसलिए माइनस के साथ हम इसे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 4, ये हम इसे माइनस करेंगे तो 21 आएगा, तो इज इक्वल टू हो जाएगा -210 जूल। ये निगेटिव में वैल्यू क्यों आई? क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, वेलोसिटी डिसेलरेट हुई है, इसलिए वर्क डन निगेटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट, मास ऑफ 10 kg इज एट अ पॉइंट ए ऑन अ टेबल, इट इज मूव टू अ पॉइंट बी। कोई ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट ए पे रखा हुआ है, इट इज मूव्ड टू अ पॉइंट बी, ये पॉइंट बी तक मूव किया जाता है। इफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इज हॉरिजॉन्टल, ये जो लाइन ज्वाइनिंग की गई है वो हॉरिजॉन्टल है, तो व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे लगता है? हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है ना। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसके द्वारा इस ऑब्जेक्ट पे कितना वर्क डन हुआ वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे एंगल देखो कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, यानी कि वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे? देखो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है ना, एफ एस इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है यहाँ पे, कॉस 90 डिग्री है, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, तो एफ एस इंटू 0 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, वर्क डन विल बी 0। ओके, नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर। कोई ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर की हाइट तक रेज किया जाता है, ऊपर उठाया जाता है। ओके, व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। मास कितना दिया हुआ है 40 kg, हाइट कितनी दी हुई है 5 मीटर, नीचे से ऊपर उठाया जा रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा, तो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 10 ले लेते हैं, जी इज इक्वल टू जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, ई पी इज इक्वल टू क्या होता है mgh, है ना, मास 40 इंटू जी कितना है 10 और h कितना है 5, ये कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 और 2 0, 2000 जूल। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। आगे क्या कह रहा है, इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे। जब इसे ऊपर से अब नीचे की तरफ छोड़ दिया जाता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालना है जब इसकी पोजीशन हाफ वे डाउन होती है, यानी कि अगर ये आधी ऊंचाई तक पहुंचता है तब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ये निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसकी आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। देखो इस कंडीशन में क्या कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर तक ले जाया गया, ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो हमने निकाल ली। अब हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है जब उस ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप किया जा रहा है। तो ये आधी हाइट तक है, यानी अगर हम मान लेते हैं कि ये h है तो ये h/2 होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। यानी कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी में हमने क्या देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इक्वल होती है किसी ऑब्जेक्ट की फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के। तो यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है 0 है, हम मेंशन यहाँ पे लिख देंगे, ई के आई क्या है 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो वो उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी जो कि हमने अभी निकाला, तो वो कितनी है 2000। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 2000 जूल। ओके, नाउ ई के फाइनल है ना, यानी कि इसकी फाइनल पोजीशन अभी हम अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये वाली फाइनल पोजीशन होगी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे होगी। तो इस फाइनल काइनेटिक एनर्जी को हम सपोज कर लेते हैं ई के फाइनल इज इक्वल टू मान लेते हैं हम ई के, है ना, काइनेटिक एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जब भी ऑब्जेक्ट नीचे आ जाता है तो उसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हो जाएगी, इस कंडीशन में देखो क्या हो जाएगी mgh/2 हो जाएगा, राइट। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा mgh होता है ना, तो h यहाँ पे क्या है h/2 है, तो यहाँ पे हम h/2 रख देंगे। अब इसकी वैल्यू अगर आप निकालो तो m कितना है 40 इंटू जी कितना है 10, h/2, h कितना है 5, तो 5/2 लिखेंगे। अब 2 से ये 10 टाइम 2 5 जा 10 कट गया, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा
5 × 5 = 25 चौके 100 1000 जूल। ये हो गई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हम इस इक्वेशन में इन सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। याद रखिएगा EKI इक्वल टू क्या आया है 0, EPI इक्वल टू 2000 एंड EPF कितना है, फाइनल पोटेंशियल है 1000, इनिशियल पोटेंशियल है 2000। तो हम सारी चीज़ों को यहाँ पे लिख लेते हैं। EKI है ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0 है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमने अभी निकाला 2000 जूल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी हमने निकाल लिया 1000 जूल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमने माना है EK। तो अब हम इसे इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा EKI प्लस EPI इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है प्लस फाइनल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 2000 इज इक्वल टू EK प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है 1000। ठीक है, अब 2000 माइनस 1000 कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी जो हमें फाइंड करना है। तो 2000 माइनस 1000 इज इक्वल टू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, दैट इज EK इज इक्वल टू 1000 जूल। ये आंसर हो गया, यही पूछ रहा है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से पॉज करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द एनर्जी पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर। कोई ऑब्जेक्ट है 10 kg का जो कि 6 मीटर की हाइट पे रेस्ट किया जाता है ना, मतलब कि ग्राउंड से 6 मीटर की हाइट पर है। तो उसकी एनर्जी कितनी एनर्जी है इसके पास, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालना है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, m इज इक्वल टू 10 kg, हाइट इज इक्वल टू 6 मीटर और g कितनी वैल्यू हमें कितना लेनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है mgh। m कितना है 10, g कितना है 9.8 और h कितना है 6। 9.8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 98 हो जाएगा, इंटू 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 588, राइट। 6 8 जा 48 हासिल 4, 6 9 जा 54, 4 58, 588 जूल, ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg इज एट अ सर्टेन हाइट above the ground if the potential energy of the object is 480 joule find the height। अब यहाँ पे मास दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, हमें हाइट निकालनी है और g की वैल्यू भी दी हुई है। तो दैट मीन्स कि m इज इक्वल टू 12 kg दिया हुआ है, g की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी भी हमें दी हुई है 480 जूल। तो हमें हाइट निकालना है, हाइट इज इक्वल टू, तो हम इस फॉर्मूला से हाइट का हम फॉर्मूला फाइंड कर लेंगे। EP इज इक्वल टू mgh होता है, इसलिए h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E पोटेंशियल एनर्जी अपॉन mg हो जाएगा, राइट। ये भी फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, है ना। तो EP कितना है 480 अपॉन m कितना है मास 12 और g की वैल्यू है 10। इस 0 से 0 कैंसिल, 5 12 4 जा 48 यानी कि 4 मीटर। हाइट कितना निकल गया 4 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 गर्ल्स, अब देखिए पावर का क्वेश्चन यहाँ से आता है। 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन, 2 लड़की है, एक है गर्ल ए और एक है गर्ल बी। ठीक है, वो ऊपर चढ़ती है 8 मीटर की हाइट पर, वो रोप पे चढ़ती है और उसका वेट है 400 न्यूटन। तो वेट इज इक्वल टू क्या होता है mg होता है, राइट। तो इज इक्वल टू गिवन है 400 न्यूटन। ये भी याद रखना है कि ये W इज इक्वल टू mg होता है। देखो यहाँ पे वेट दिया हुआ है, mg नहीं दिया हुआ है, तो अब आप mg फाइंड करने लगोगे जबकि mg पहले से ही गिवन है, तो ये भी ध्यान में रखना है, राइट। अब हाइट दिया हुआ है 8 मीटर, तो हमें क्या निकालना है वी नेम, ये नेम दे दिया, गर्ल ए टेक्स 20 सेकंड। गर्ल ए को कितना टाइम लगता है 20 सेकंड एंड बी को टाइम लगता है 50 सेकंड टू अकम्प्लिश दिस टास्क। तो हमें निकालना है कि कितना पावर है उन दोनों में। ठीक है, तो गर्ल ए की हाइट, अब देखो इसे हम लिखते हैं गर्ल ए, यहाँ पे हम ए लिख रहे हैं, दैट मीन्स गर्ल ए। इसका W इज इक्वल टू कितना है mg इज इक्वल टू 400 न्यूटन एंड हाइट कितनी है 8 मीटर और टाइम कितना दिया हुआ है
20 सेकंड। तो हमें निकालना है पावर। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन इज इक्वल टू mgh होगा अपॉन टाइम। mgh कितना है, mg की वैल्यू 400 एंड हाइट कितना है 8, टाइम कितना है 20 सेकंड। 20 से ये 20 टाइम्स कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 160, और पावर की यूनिट क्या होती है वाट, तो 160 वाट हो जाएगा। ये है गर्ल ए का। इसी तरह से हम गर्ल बी का निकालेंगे तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg कितना है, mgh 400 इंटू 8 अपॉन 50 सेकंड। 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये 8 टाइम कट जाएगा, 8 8 64 64 न्यूटन। ये हो गया गर्ल बी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉय ऑफ मास 50 kg runs up a staircase of 45 steps in 9 seconds. If the height of each step is 15 centimeter, find his power. यहाँ पे मास दिया हुआ है, हम यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। m इज इक्वल टू 50 kg। ठीक है, टाइम दिया हुआ है 9 सेकंड, और g की वैल्यू कितनी दी हुई है, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब हाइट भी दी हुई है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हर एक स्टेप की हाइट है 15 सेंटीमीटर, तो टोटल स्टेप से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें हाइट निकल जाएगी, राइट। यानी कि 15 इंटू 45 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 15 को 100 से डिवाइड करेंगे, तो इट विल बी 15 को 45 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 675 अपॉन 100 इज इक्वल टू 6.75 मीटर। ठीक है, अब हमें सब कुछ पता है तो हमें क्या निकालना है, पावर। P इज इक्वल टू mgh अपॉन टाइम। m कितना है 50 इंटू g की वैल्यू 10 है, और h कितना दिया हुआ है 6.75 अपॉन टाइम कितना है 9। अब इस 9 से हम इसे कट करेंगे तो ये कटेगा 0.75, है ना। अब इज इक्वल टू हो जाएगा 5 से 50 10 500 इंटू 0.75 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 375 वाट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए लैम्प कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकंड। तो इसका पावर निकालना है। यह 1000 जूल खत्म करता है 10 सेकंड में। सिंपल है, P इज इक्वल टू 1000 जूल अपॉन 10 सेकंड। इससे कैंसिल, 100 जूल पर सेकंड इज इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल पर सेकंड 1 वाट, यानी कि 100 वाट आंसर। ओके, नेक्स्ट। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वाट, हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स। तो यहाँ पे देखो एनर्जी अपॉन टाइम का फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि हमें एनर्जी फाइंड करना है। ठीक है, पावर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम। तो इससे हम एनर्जी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू एनर्जी हो जाएगा। अब यहाँ पे पावर कितना दिया हुआ है 1500, तो 1500 इंटू टाइम कितना है 10 आवर्स। अब देखो हम इसे चेंज नहीं कर रहे हैं, क्यों, ये वाट में है और ये आवर में है, तो ये हो जाएगा वाट आवर, 15,000 वाट आवर। ओके, तो पावर को हम वाट आवर में भी निकाल सकते हैं, या फिर अगर आप चाहो तो इसे चेंज भी कर सकते हो। तो इसे हम कैसे चेंज करेंगे, 15,000 1 वाट आवर इज इक्वल टू होता है 3600 जूल। ओके, 1 वाट आवर इज इक्वल टू होता है 3600 जूल। तो हम इसे 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी, इसका ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 15 से जब हम 36 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 54 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये आंसर हो जाएगा। या तो आप वाट आवर में भी लिख सकते हो, या तो आप जूल में लिख सकते हो। अगर आंसर में मेंशन है कि आंसर जूल में ही देना है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ये अप्लाई करके, और अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर आप ये भी आंसर लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 1500 kg मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे मास m इज इक्वल टू दिया हुआ है 1500 kg एंड वेलोसिटी दी हुई है भी 60 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे, 60 इंटू 5/18, तो ये हो जाएगा
50/3 मीटर पर सेकंड। अब हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालना है ना। टू स्टॉप करने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो दैट मीन्स W इज इक्वल टू 1/2 इंटू mv²। m कितना है 1500 और v कितना है 50/3 इंटू 50/3 कर देंगे mv²। ठीक है, अब इस 2 से ये 750 बार कट जाएगा। 750 इंटू 5×5=2500/9 इज इक्वल टू, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 208.3 जूल। ठीक है, अब है ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली एंड स्टेट वेदर द वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। इस डायग्राम को देख करके बताना है कि कब नेगेटिव हो रहा है, कब पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है और कब जीरो हो रहा है। तो यहाँ पे एंगल देखना है हमें, सिंपल हमें एंगल देख लेना। यहाँ पे एंगल कितने का बन रहा है 90 डिग्री का है ना, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 90 डिग्री दैट मीन्स cos 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 0। तो यहाँ पे इस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा 0 होगा। इस केस में फोर्स भी इसी डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन सेम है। दैट मीन्स कि यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितने का बन रहा है 0 डिग्री का बन रहा है और cos 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव होगा। यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है तो वर्क डन विल बी निगेटिव। ओके, क्योंकि यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बन रहा है और cos 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है -1। ठीक है, फाइंड द एनर्जी इन जूल। यहाँ पे देखो मेंशन है ना कि जूल में हमें एनर्जी फाइंड करनी है। कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 वाट। 500 वाट की 4 डिवाइसेस हैं, उसके द्वारा कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई वो हमें निकालना है। यहाँ पे पावर दिया हुआ है फॉर वन डिवाइस 500, तो 4 डिवाइस के लिए हम 4 से टोटल पावर कितना है 500 इंटू 4 कर देंगे, 4 डिवाइस है तो राइट। तो ये हमें पावर निकल जाएगा कितना 2000 वाट और टाइम दिया हुआ है 10 आवर और यहाँ पे वाट आवर में दोनों मेंशन है ना। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पावर इंटू टाइम। पावर कितना है 2000 इंटू टाइम कितना है 10 वाट आवर है ना। अब इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20,000 वाट आवर। एज वी नो 1 वाट आवर इज इक्वल टू होता है 3600 जूल, इसलिए 20,000 वाट आवर इज इक्वल टू हो जाएगा 20,000 इंटू 3600 जूल इज इक्वल टू 36 टू 72 होता है इंटू 1 2 3 4 5 6 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 6। ये जूल में आ गया आंसर। ओके, तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा अब कंप्लीट होता है। लास्ट में मैंने सारे वैल्यूज़ को यहाँ पे मैंने पुट कर दिया है। वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, दैट इज 1/2 m इंटू v² माइनस u²। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी वो हमेशा इक्वल होती है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/mv² होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh होता है। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम भी होता है एंड पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम भी होता है। वर्क दिया हुआ है तो वर्क की वैल्यू डाल देंगे हम, वर्क इज इक्वल टू mgh डालेंगे, mgh अपॉन टाइम, या फिर अगर एनर्जी दिया हुआ है तो एनर्जी अपॉन टाइम निकालेंगे। एवरेज पावर निकालना हो, अगर एक से ज़्यादा काम हुआ है किसी ऑब्जेक्ट पे तो उस टाइम में हम एवरेज पावर इस्तेमाल करेंगे। एवरेज पावर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। ओके, यहाँ पे कुछ कन्वर्जन मेंशन किए हुए हैं मैंने जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 7 अर्ग और 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 जूल होता है। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड होता है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट आवर को एक यूनिट कहा जाता है। ये जो बिजली बिल आती है ना आपके घर में यूनिट में, तो वो क्या होता है किलोवाट आवर ही होता है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट होता है एंड 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है 1000 वाट आवर, यानी कि 1 घंटा में 1000 वाट एनर्जी कंज्यूम हुई, ये मतलब हुआ। ठीक है, 1 वाट आवर इज इक्वल टू 3600 जूल होता है। 1 आवर 3600 सेकंड होता है। ये मैंने इसलिए मेंशन किया है ताकि आप इसे याद रख सको। 1 आवर 3600 सेकंड होता है, इसी से आप इस दोनों को याद रख सकते हो। ओके, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन एंड 1 किलोमीटर पर आवर को सेकंड मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना हो तो हम उसे 5/18 से
मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, cos 30 डिग्री, ये तीनों वैल्यूज़ को आप छोड़ दो, बाकी ये 90 डिग्री इक्वल टू 0, 180 डिग्री इक्वल टू -1 एंड cos 0 डिग्री इक्वल टू 1, ये आप याद रख सकते हैं, ओके। और एक cos 60 डिग्री भी याद रख सकते हो। अगर आपने अभी याद कर लिया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 10th में आपको याद करनी ही पड़ेगी, ओके। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा सेशन, आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपने अच्छे से न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर ली तो आई अश्योर यू कि आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे एंड माई ब्लेसिंग्स इज़ विद यू, आप बहुत अच्छा करोगे। जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स नहीं हुए उन सभी को बहुत ऑल द बेस्ट, अच्छा करके आइएगा, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, अच्छा करना है। और एग्ज़ाम्स के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा, इन लेक्चर्स से आपने कितना बेनिफिट लिया, वो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई विल वेट फॉर इट, ओके। थैंक यू सो मच।